पूरे दुनिया की नंबर 1 स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन कौन सी है? यूएसए। अगर सारी कंट्रीज के कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस को ऐड करके यूएसए के साथ कंपेयर किया जाए, फिर भी शायद यूएसए में ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ऐसी अमेजिंग स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन में जाने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या वीजा डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर 2024। सो वेलकम टू विवेक एस्टेक एजुकेशन। We talk about careers, overseas education, and high-stakes English exams like IELTS, PT, and TOEFL. So let's begin the video. सबसे पहले यूएसए में अप्लाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस करनी है। So you need to apply for at least 4 to 5 colleges. That is the minimum. Why I am saying this? Because बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स पिछले इनटेक में 2023 सितंबर इनटेक में रिफ्यूज़ हुए हैं सिर्फ इस क्वेश्चन के बाद। उनसे वीज़ा ऑफिसर ने पूछा तो आपने कितने इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई किया था, एंड उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में किया है। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर ने पूछा तो वाई ओनली वन इंस्टीट्यूशन? क्या आपका कोई रिश्तेदार रहता है उस सिटी में, क्या आपका कोई नोन रहता है उस सिटी में, आपने या फिर आपने रिसर्च नहीं की है? So to showcase that you have researched the options, to showcase that you know about USA as a destination, you must apply for at least 4 to 5 institutions. That is compulsory. अब इन एप्लीकेशंस को करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? सो सबसे पहले आ जाते हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस, जिसका मतलब कि अगर आप डिग्री करने जा रहे हो, बैचलर्स डिग्री करने जा रहे हो, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? बैचलर्स डिग्री के लिए नंबर 1 पे जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स है, दैट इज योर 10th सर्टिफिकेट, योर 12th सर्टिफिकेट, योर पासपोर्ट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम अगर आपने अपियर किया है, या अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम नहीं अपियर किया, तो आप उन इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हो जहां पे एमओआई चल जाएगा, तो उसी जगह फिर लगेगा आपका एमओआई। ये 4 आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, या तो स्कॉलरशिप करने के लिए या फिर एडमिशन के लिए कंपल्सरी है। उसमें आ जाते हैं आपके 9th एंड 11th के सर्टिफिकेट्स भी। जी हाँ, 9th एंड 11th के सर्टिफिकेट्स भी यूएसए में लगते हैं। 11th का अगर सर्टिफिकेट नहीं भी मिलता तो लेटर हेड पे इंस्टीट्यूशन के आपके 11th के स्कोर लिखे हुए वो भी चल जाएंगे। ये ज़्यादातर वो इंस्टीट्यूशंस ऑफर मांगेंगे जो कि आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा देते हैं। उसके बाद एसएटी एंड एसीटी स्कोर्स, ये एग्जाम्स हैं जिनको आप अपेयर कर सकते हो। इनसे भी क्या फ़ायदा होता है? एक तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल जाती है, एंड बेस्ट कोर्सेज में एडमिशन मिल जाती है। थर्डली प्रायोरिटी एडमिशन मिलती है, पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी एंड फिर विदाउट एसएटी वाले स्टूडेंट्स को दी जाएगी। एंड सबसे बड़ा फायदा, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में स्कॉलरशिप्स आती है, यहाँ तक कि आप 100% स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं यूएसए में विद गुड एसएटी स्कोर। किस स्कोर को गुड माना जाता है एसएटी का? अगर आपका स्कोर 1200 प्लस है एंड अगर आपका 1400 प्लस है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर एसएटी में आपका माना जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, आपको एलओआर्स चाहिए होंगे। काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो 12th लेवल पे भी एलओआर्स मांगेंगे। इनका मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। ये जेनेरिक नहीं होने चाहिए अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हो। जेनेरिक एलओआर्स का क्या मतलब हुआ? वही जो हर बच्चे को दे दिया वही आपको भी दे दिया। आपकी एक्सपीरियंस, आप जो टीचर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस हुआ है, जिन एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए। एंड इसके लिए जिन टीचर्स के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है उनसे ही एलओआर्स लीजिए। एक चीज ध्यान में रखनी है कि एलओआर्स वेरीफाई होते हैं यूएसए में, टीचर्स को मेल जाएगी एलओआर वेरिफिकेशन के लिए। इसके लिए उनको लूप में जरूर रखना, उनको इन्फॉर्म रखना कि आपको एलओआर की रिक्वेस्ट आ सकती है। आप जितनी जल्दी उसको वेरीफाई करोगे उतनी जल्दी मेरी एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब आ जाते हैं ग्रेजुएट एडमिशन, जिसका मतलब कोई मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहा है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको अपने ग्रेजुएशन की सारी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, हर सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर नहीं है तो आपका प्रोविंशियल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और उसके बाद आपको जीमैट या जीआरई जैसे एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वो ऑप्शनल है। जीआरई एंड जीमैट एग्जाम्स वही चीज करते हैं जो एसएटी करते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्या फर्क आया था कि ज्यादा इंस्टीट्यूशंस जीआरई एंड जीमैट मांग रहे हैं, खास करके कोर्सेज जैसे कि कंप्यूटर साइंस में आप कर रहे हो, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, या इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हो, या फिर एमबीए के लिए जा रहे हो टॉप इंस्टीट्यूशंस में। यहाँ एडमिशन में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प होगी अगर आपने जीआरई या जीमैट दी है।
क्या आपको जीआरई करनी चाहिए या आपको जीमैट करनी चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो है, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन हम सेपरेटली दे देंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, आपको एलओआर कंपलसरी हो जाता है जब आप ग्रेजुएट एडमिशंस पे जाते हो। एलओआर आपको एकेडमिक और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो प्रोफेशनल एलओआर उसको कहते हैं, वो आपके लगेंगे। तो एकेडमिक जरूर रखना, जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोफेशनल डालना। कौन से इंस्टीट्यूशन में प्रोफेशनल डालने चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक डालने चाहिए, ये हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम, आई वुड रेकमेंड कि दो अगर आपने खास करके जीआरई जैसे एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो आप आईएलटीएस, पीटी, टोएफल या कोई भी एग्जाम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का दो, ताकि आपकी एडमिशन ईजी हो जाए। ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ग्रेजुएट एडमिशंस में। अगेन पासपोर्ट एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स सिमिलर ही रहेंगे एज अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब एडमिशन मेरी हो चुकी है 4 से 5 इंस्टीट्यूशंस में, अब मेरे को क्या करना है। तो सेकंड प्रोसेस जो आपका आ जाता है यूएसए में, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स को है, वो है फंड शो। सो फंड शो कितना करना होता है, दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कॉल्स पे जब भी काउंसलिंग सेशन में आते हैं। तो इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर लाइक बाकी कंट्रीज नहीं है, जैसे कि यूके में फंड शो स्पेसिफाइड है, ऑस्ट्रेलिया में फंड शो स्पेसिफाइड है, कनाडा में जीआईसी है, वैसे यूएसए में स्पेसिफाइड नहीं है। ये आपकी ऑफर लेटर पे लिखा आएगा। हर शहर का फंड शो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है यूएसए में, तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हम सस्ते शहर में भी जा सकते हैं जहां लिविंग एक्सपेंसेस कम है, एंड हम न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में भी जा सकते हैं जहां लिविंग एक्सपेंसेस ज्यादा है, उतना ही ज्यादा फंड शो करना पड़ेगा। कैसे होता है फंड शो? ये आपकी 1 ईयर की लिविंग एक्सपेंसेस एंड 1 ईयर की ट्यूशन फीस का फंड शो होता है। अगेन जो कि मेंशन होएगा आपकी ऑफर लेटर में, जो कि ऊपर आ चुकी होगी, माइनस इसके स्कॉलरशिप होगी। इसमें जितनी अमाउंट की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी वो इस टोटल फिगर से माइनस है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, सोचो $10,000 आपकी फीस है 1 साल की, एंड $10,000 आपकी लिविंग एक्सपेंसेस है, $5,000 आपको आई है स्कॉलरशिप, तो $15,000 आपका फंड शो आ जाएगा। फंड शो में कौन से डॉक्यूमेंट्स अब हम यूज कर सकते हैं, ये अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 1 पे यू कैन यूज बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट्स, यू डू नॉट नीड अ बैंक स्टेटमेंट। तो सिर्फ एक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए, कितना दिन पुराना है, कितने पुराने फंड्स चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड नहीं आती यूएसए के अंदर। सेकंड पे आप एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट नीड टू बी डिस्बर्स्ड, इट कैन जस्ट बी सैंक्शन। आप उस लेटर को यूज कर सकते हो, बाद में जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप अपने हिसाब से डिसबर्स कर सकते हैं। अब ये फंड शो करने के बाद कुछ 15 से 20 दिन के बाद आपको एक I-20 मिल सकती है, बट I-20 लेने के लिए एक और चीज है, वो क्या है? I-20 डिपॉजिट। I-20 डिपॉजिट फ्री भी होता है, $200 का भी हो सकता है, $500 का भी हो सकता है, एंड $2500 का भी हो सकता है। एक और चीज इसके बारे में जाननी जरूरी है, जो I-20 डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिट मैक्सिमम केसेस में रिफंडेबल है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसमें 1,000 का I-20 डिपॉजिट है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवर साइड में अगर $1,000 का जो डिपॉजिट है वो नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब अगर वीजा रिफ्यूज हो गया तो, या फिर आपने उस I-20 को यूज नहीं किया, किसी और इंस्टीट्यूशन के I-20 को यूज कर लिया, तो वो I-20 डिपॉजिट रिफंड नहीं होएगा। अगेन ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको अपने कंसल्टेंट, अपने करियर काउंसलर से आप कॉन्टैक्ट में रहना है, उनसे पूछना है कि क्या मेरा I-20 रिफंडेबल है या नहीं है, या फिर आप वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पॉलिसी पढ़ सकते हैं। एक बार आपको I-20 मिल जाती है तो आप वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। वीजा प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको DS-160 फॉर्म भरना है। DS-160 फॉर्म क्या है? ये एक 22 पेजेस का फॉर्म है जिसमें आपकी सारी ही जन्म पत्री आ जाएगी, इस हिसाब से आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसके अंदर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, फैमिली इंफॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वुड बी मेंशन्ड इन द DS-160 फॉर्म। DS-160 की वैल्यू क्या है? DS-160 इज एज वैल्यूएबल एज द वीजा इंटरव्यू। आप सबको पता है यूएसए में वीजा इंटरव्यू होता है एम्बेसी में। DS-160 उतना ही वैल्यूएबल है जितना आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस वैल्यूएबल है, क्योंकि DS-160 पढ़ के जो इंटरव्यूअर होता है, जिसने आपका इंटरव्यू लेना है, वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है, एक माइंड बना लेता है कि ये स्टूडेंट अच्छा है या नहीं है, इसको वीजा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। DS-160 में आपके बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो पहले से ही चेक करके रखेंगे, तो बहुत अच्छे से ये फॉर्म और करेक्टली भरा होना चाहिए। DS-160 भरने के बाद आपको फीस यहाँ नहीं देनी, आपको फीस देनी है $185 USD। ये फीस देते ही आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं
और अपनी अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाएगी, एक और फीस आपको पड़ जाएगी, दैट इज सेविस फीस। ये F1 वीजा, जो हम स्टूडेंट वीजा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंपलसरी है 350 USD की सेविस फी देना। अब आ जाते हैं कि ये फीस रिफंडेबल है, ये फीस कितनी देर तक वैलिड है। तो जो आपकी सेविस फीस है दैट इज वैलिड फॉर 1 ईयर पीरियड है, बट जो आपकी एम्बेसी फीस, जिसको हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट जो के वक्त आपने जो फीस दी है 185 USD, दैट इज ओनली वैलिड 1 टाइम, तो आपको अगली बार फिर देनी पड़ेगी। तो अब आ जाते हैं अगली बार फिर का मतलब, जब आपके अगर वीजा बाई चांस रिफ्यूज हो जाए। रिफ्यूज तभी होएगा जब आपका कॉलेज सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन या फिर आपने प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं किया। इस सब के बाद एक लास्ट स्टेप है, दैट इज योर एम्बेसी इंटरव्यू। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में क्या आपको पूछेंगे, इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, इसके लिए आप हमारे को कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे, या फिर आप हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की, या फिर आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली इस टॉपिक के बारे में है। तो यूएसए में ओवरऑल मेरी कितनी कॉस्ट लग जाएगी वीजा अप्लाई करने तक? मेरे 1 से लेके 1.5 लाख रुपए तक लग जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन मेरी I-20 फीस फ्री थी कितनी थी, उस पर डिपेंड करता है। सेकेंडली, एप्लीकेशंस में मेरे कितने पैसे लग जाएंगे? जो मैंने 4 से 5 एप्लीकेशंस की है, इसमें बहुत सारी फ्री होंगी और कुछ पेड होंगी। अगेन 16 से 18 हज़ार रुपए तक आप इसमें एप्लीकेशंस के लिए ही रख सकते हैं। फिर आ जाते हैं कि क्या मेरे को ट्यूशन फीस देनी है वीजा लगने से पहले। तो यूएसए में जो बेस्ट बात है, जिसके कारण एजुकेशन लोन भी इधर इजीली हो जाता है, वो है कि आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी है वीजा लगने से पहले। जब आपका वीजा आपको मिल जाएगा तभी आपने अपनी ट्यूशन डिपॉजिट करनी है अपनी यूनिवर्सिटी में। ये जो प्रोसेस है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे वैल्यूएबल चीज है वो अगेन आ जाती है आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे ही। क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको स्टेप नंबर 1 जो था हमारा एप्लीकेशंस, वहां पे सबसे ज्यादा काम करना है। आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज में, आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में, आपको वैसी यूनिवर्सिटीज में जो कि आपकी प्रोफाइल साथ मैच करती है, आपको एप्लीकेशंस डालनी है। एंड यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट दोज यूनिवर्सिटीज। रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए, गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, ROI की समझ होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की समझ होनी चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस में हेल्प चाहते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। बाकी प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड लेट्स make your journey to USA and other countries successful.